नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज देश का आम बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट आज संसद में पेश करेंगी। और बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ने इस बजट को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और इसके बाद अब राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है। 11 बजे संसद में यह बजट पेश होगा। अब से कुछ ही देर के बाद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं वो बजट पेश करेंगी, बजट भाषण देंगी। 11 बजे से उनका बजट भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। और बड़ी बात यह है कि लगातार 8वां बजट वो पेश करेंगी और इसी के साथ ये एक अपने आप में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। और अगर बात करें बजट की तो तमाम जो वर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं, पूरा देश जो है वो बजट पर निगाह जमा कर बैठा है कि उनका जो बजट है उनको क्या कुछ मिलेगा, किस वर्ग को राहत मिलेगी, किस वर्ग की चुनौतियां बढ़ेंगी, क्या महंगाई कम होगी, क्या आम आदमी को राहत मिलेगी। तमाम चीजों को लेकर बड़े सवाल भी हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद ये जो बजट है ये सामने आएगा, बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखने वाली बात होगी कि बजट में क्या कुछ खास रहेगा, किससे राहत मिलेगी, क्या किसानों को राहत मिलेगी, सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा, क्या इनकम टैक्स स्लैब में कटौती की जाएगी, क्या कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाएगा, क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार कोई कदम बढ़ाएगी। तमाम ऐसे सवाल हैं और तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार संशय भी बना हुआ है। और लगातार लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर नजर जमा कर बैठे हुए हैं कि आखिर जो बजट है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और किस वर्ग को, खासकर मध्यम वर्ग जो है निगाह जमा कर बैठा हुआ है कि क्या इस बार मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगी। 11 बजे से उनका बजट भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं आईपैड, यानी कि ये जो बजट है पूरी तरह से इस बार पेपरलेस होगा। आईपैड के माध्यम से बजट पेश किया जाएगा। और इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची निर्मला सीतारमण, उन्होंने राष्ट्रपति को इसकी कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी और अब से कुछ ही देर के बाद यह बजट जो है देश के सामने आएगा। वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगी। जो आज देश का आम बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। तो कुछ ही देर के बाद बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें वित्त मंत्री निकली हैं और राष्ट्रपति भवन वो पहुंची और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी और लगातार पूरा देश जो है वो बजट को लेकर तैयार है। वो जानना चाहता है कि किसे राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग जो है वो लगातार निगाह बनाकर बैठा हुआ है, लगाकर बैठा हुआ है, आंखें गड़ा कर, क्या आखिर उससे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या इनकम टैक्स में सरकार कोई राहत देगी, क्या किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कोई बड़ी योजना है, घोषणा है सरकार कर सकती है। तमाम चीजों को लेकर कई पॉइंट पर जो है लगातार लोग हैं विचार विमर्श भी कर रहे हैं। आम आदमी खासकर जो है इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। शुक्रवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐतिहासिक बजट होगा। वहीं दूसरी ओर आम से लेकर खास जो है वो इससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और 10 पॉइंट में जानते हैं टैक्स पेयर्स से लेकर किसानों तक की 10 बड़ी उम्मीदें जो इस बजट से जुड़ी हुई हैं। अगर बात करें पहली पॉइंट की तो इनकम टैक्स में राहत इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। संभव है कि इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी। बजट 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद है और खासकर जो टैक्स पेयर हैं कि उनके टैक्स को लेकर जो समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी, टैक्स कम किया जाएगा। और रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान भी कर सकती हैं।
तो देखिए, आपसे कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, बजट भाषण अपना पढ़ना शुरू करेंगी और बजट को लेकर कई सवाल भी हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा की। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आपके साथ ही कर रहा हूं। विकसित भारत के संकल्प का ये बजट बताया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करेंगी, बजट भाषण पढ़ेंगी। क्या सभी वर्गों को सरकार साध पाएगी इस बजट के माध्यम से? नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को शुभ प्रभात। आज जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी, एक इतिहास रचते हुए 8वीं बार अपना बजट प्रस्तुत कर रही हैं और मोदी सरकार के तीसरे टर्म का ये पहला बजट है, पूर्ण बजट है। तो उम्मीदें ये की गई हैं कि जैसे इसके पहले भी जब हमने बजट प्रस्तुत किया गया था तो जैसे 4 वर्गों में बांटते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी चर्चा करी थी कि हमारे लिए देश में सिर्फ 4 वर्ग मान्यता रखते हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो और नारी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए और सभी को साधते हुए पिछली बार भी जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो इस बार भी उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए जो बजट है वो तैयार किया गया है। और निश्चित है कि उनके लिए और भी नई आगामी योजनाएं तैयार की गई है जो कि उनके लिए लाभकारी होंगी और अन्य जो नवाचार को ध्यान में रखते हुए या हम कह सकते हैं रोजगार सर्जन के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया जाएगा और सभी के लिए लाभप्रद होगा। विकसित भारत के संकल्प के लिहाज से प्रियंका जी, ये बजट देश के लिए, देश के लोगों के लिए कितना खास होने वाला है और सरकार कौन कौन सी जो रियायत है इस बार आम जनता को देने वाली है? देखिए, रियायत को लेकर के तो जैसे कहा जाए तो स्पेशली जो सभी की डिमांड है कि टैक्स स्लैब्स के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन किए जाएं। और जो देखा जाए कि इस समय जो सर्वेक्षण किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण भी जो किया गया है, उसके हिसाब से भी उम्मीद है कि उसकी ओर भी जो है वो कोई ना कोई प्रयास भी किए होंगे, परिवर्तन भी किए गए होंगे। ठीक है, रितेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश जी, आपका रुख मैं करता हूं और कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण वो बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। विकसित भारत के संकल्प का बजट इसे बीजेपी कह रही है। विपक्ष को बजट से क्या उम्मीदें हैं? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रियंका जी, देवदत्त जी और समेत सभी को मैं प्रणाम करता हूं और बात का शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो पहला ही श्लोक कहा है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिने मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज दिन है शनिवार का और 7 प्रस्तुत हो गए, 8वां होने वाला है, यानी 7.5। तो ये दौर भी 7.5 का चल रहा है। सरकार शनि का रोल प्ले कर रही है और जनता उनसे लक्ष्मी की उम्मीद कर रही है। सरकार और शनि को संतुष्ट किया जाता है तेल चढ़ाकर, तो सरकार जनता का तेल निकालकर उन्हें संतुष्ट करने का कोशिश कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 बातें प्रियंका जी ने उठाई, मैं चारों बातों को क्रम से जवाब देता हूं। इन्होंने बात की है युवाओं की। पिछले 1 दशक में सिर्फ 8 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की गई थी। वित्तीय घाटा निरंतर धरातल पर समाता जा रहा है और पिछले साल का जो जीडीपी रहा 5.3, वो पिछले 5 सालों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ दिखाता है। इसके साथ साथ किसानों को बताना, कृषि उपकरणों पर टैक्स लगाने वाली ये पहली सरकार बनी और पॉपकॉर्न वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी को जाना जाएगा। वो लोगों के पॉपकॉर्न तक में टैक्स लगाने से नहीं चूकी। इसके साथ साथ लोगों उम्मीद करता है, मध्यम वर्ग उम्मीद करता है कि 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार का जो रिकॉर्ड कहता है कि सरकार वो भी नहीं करने वाली। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो विगत 2 दशकों से मध्य प्रदेश का युवा सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के लिए सरकार से दरकार कर रहा है, पर सरकार नजरअंदाज कर रही है। और जिस समय मुख्यमंत्री जी जापान में इन्वेस्टमेंट के लिए घूम रहे, उस समय उनको जानकारी होनी चाहिए कि 68% पलायन के साथ मध्य प्रदेश पलायन रेशियो में सबसे आगे निकलने की राह पर है। तो जहां पर भौतिक ढांचा जर्जर कर रहा हो और ये कहते हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम ना किया होता तो आईआईटी, आईआईएम, सड़कों का जल, रेलों का जल, ये कहां से बनता। और सबसे अंतिम में मैं आपके संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहूंगा कि आज जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर खर्च कर रहे हैं और जो ये बात करते स्टार्टअप इंडिया की,
तो पूरे देश में स्टार्टअप इंडिया की हाल ये है कि 5 सालों में ही जो भी स्टार्टअप होते हैं उनमें से 91%, जी हाँ दोबारा कोट करता हूं, आईबीएम का आंकड़ा कहता है स्टार्टअप इंडिया के 91% स्टार्टअप अपने प्रारंभिक 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। और पीएमकेवीवाई का हाल यह कि 1,40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी सिर्फ 12% लोगों को ही रोजगार मिल पाया है। तो और इसके साथ साथ दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, एक थी नल जल योजना और दूसरी थी प्रधानमंत्री की पीएम आवास योजना। अभी भी देश में 50% जगहों पर नल जल योजना का काम नहीं हुआ है। और आप मध्य प्रदेश के किसी भी गांव पर जाकर देखिए, जहां पर इन्होंने काम किया वो काम इतना घटिया स्तर का है कि वहां पर किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा। दूसरी है पीएम आवास, तो ये उम्मीद करते हैं कि 1.5 लाख रुपए में 1,000 स्क्वायर फीट का घर बन जाए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सरकार का आंकड़ा कहता है कि 1.5 लाख रुपए में 200 फीट में घर नहीं बन सकता, 1,000 की तो दूर की बात। तो ये सारे आंकड़े कोल कल्पित कल्पनाएं हैं। सरकार को चाहिए धरातल पर उतर कर काम करे। इनके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विदेशों पर इन्वेस्टमेंट करने की पहले प्रदेश के युवाओं से अनुरोध करें कि आप यहीं पे रुकिए, हम ईज ऑफ बिजनेस को और सरल बनाएंगे, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे और 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात की उसको धरातल पर लेके आएंगे। किसानों के ऊपर कृषि उपयोग यंत्रों पे जीएसटी हटाएंगे, 10 लाख रुपए तक में हम पूरी तरह से टैक्स फ्री करेंगे। और ये सारी बातें करने की आवश्यकता है हमारे देश की सरकार को। पर ये बजट जो आपने कहा पेपरलेस है, तो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि पेपरलेस बजट नहीं रहता, इनके सारे बजट ब्रेनलेस भी रहते हैं। अगर थोड़ी सी अपने दिमाग का उपयोग करेंगे तो जो ठीक है रितेश जी, आपने सरकार के दावों पे सवाल खड़े कर दिए, आंकड़ों पे सवाल किए। आज देश का आम बजट सामने आएगा। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो कुछ ही देर के बाद जो है बजट भाषण पढ़ेंगी और देखने वाली बात होगी कि बजट में क्या कुछ खास रहेगा। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियंका दुबे जी बीजेपी से हमारे साथ बनी हुई हैं, रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। और प्रियंका जी, जिस तरह से रितेश जी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार की योजनाओं पर, दावों पर और सरकार के द्वारा जारी किए गए तमाम आंकड़ों पर, इस पर आप क्या जवाब देंगी? वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है और तमाम तरह की समस्याएं देश में लगातार बनी हुई हैं। बजट से विपक्ष को खासकर कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। विपक्ष का काम जरूर होता है नियंत्रण करना और सत्ता के ऊपर निगरानी बनाए रखना। तो उसके लिए अगर रितेश भाई के लिए मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कोशिश तो की, परंतु अगर सत्यता को साथ में रखकर चलते तो शनि महाराज की कृपा, कहते हैं कि न्याय के देवता माने जाते हैं, तो न्यायिक भी होती। और कांग्रेस जिस तरीके से धड़ाम से अगर आज जमीन पर गिर चुकी है, तो लगता है कि जो शनि के साढ़े साथी और अड़ैया जो दोनों है वो इनके ऊपर खत्म होने का कभी नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि अन्याय के साथ अगर आप खड़े रहोगे तो शनिदेव कभी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, जितना कि मैं जानती हूँ। तो आगे अगर हम चर्चा करें तो और अगर सत्यवादिता के साथ अगर ये स्वीकार करें तो आज दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना और सेवा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज भारत पूरी दुनिया में दूसरा जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक आज की स्थिति में भारत बन चुका है। शांति रखिए रितेश भाई, मैंने भी आलोचना बहुत धैर्यपूर्वक सुनी है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्मार्टफोन आयात है, भारी गिरावट है। अब 99% जो है विनिर्माण घरेलू स्तर पर। अब आर्थिक समीक्षा आप चाहे तो 2023-24 की 25 तक की आप कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स के निर्माता आज की डेट में भारत जो है वो बन चुका है। अगर हम बात करते हैं सेवा के क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलिटी की और शिक्षा के भी मामले में देखा जाए तो नई शिक्षा नीति को ला करके जिस प्रकार से सभी को उसमें समावेशित किया गया है, वो भी एक नई दिशा में कौशल को प्राधान्यता देते हुए जिस तरीके से शिक्षा में परिवर्तन किए गए हैं, युवाओं के लिए वो भी एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। तो जिस तरीके से भारत आज अपने नवनिर्माण के लिए और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो आज हम लोग उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो वादे किए गए थे, अगर रोजगार को लेकर ही बात कर लें, 2 करोड़ जो युवाओं को हर साल रोजगार की बात की गई थी वो पूरे नहीं हुए और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई है। इस बात में अगर प्रभात भाई मैं बात करती हूँ तो ये इसमें दोहराभास का आंकड़ा प्रस्तुत होता है। ये बात मैं मान सकती हूँ कि रोजगार कार्यालयों में जो पंजीकरण हुआ है वो निश्चित तौर पे जो बढ़ा है उसको कई लोग जो है वो अलग नहीं करते। लेकिन ईपीएफओ का अगर आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर हम बात करें तो नए जो रजिस्ट्रेशन हुए 18 करोड़ के करीबन, तो वो हमें समझ में नहीं आता है कि फिर वो कहाँ से हुए। अगर ईपीएफओ का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वहां पर अगर हम इनकम टैक्स पेयर्स की बात करते हैं तो वो वहां पर बढ़ रहे हैं। और
अगर हम बात करते हैं ईपीएफओ के रिकॉर्ड को देखते हैं तो वहां पे युवाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर इनकम नहीं है तो कोई ईपीएफओ या इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या जो है उसमें इजाफा नहीं हो सकता। तो ये जो दोराभास आंकड़ा लेकर के रितेश भाई बैठे हैं उसको पहले रेक्टिफाई करें, उसके बाद में आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे तो हम लोगों के लिए भी एक स्वच्छ सर्वे जो है वो प्रस्तुत हो पाएगा। ठीक है रितेश जी, आंकड़ों को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जो इनने आंकड़ा बताया मैंने तो उसके संदर्भ में कोई बात ही नहीं की थी। प्रियंका जी से मैंने पिछले डिबेट में कहा था कि 35,70,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार श्रम मंत्रालय की वेबसाइट बता रही है। शायद इन्होंने चेक किया होगा और ये पाया होगा। और आपकी नजर में प्रभात जी बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, ये सरकार जिन लोगों को रोजगार मिला है उनको रोजगार मेले में बुलाती है और वहां पे सर्टिफिकेट देती है। जिन लोगों के 2-2 बच्चे हो चुके हैं उनको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बुलाती है और उनको शादी का नया सर्टिफिकेट भी देती है। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फोटो सहित विजुअल सहित आपको डेटा आपको प्रसारित कर दूंगा। नंबर 2। नंबर 3 पे आप आते हैं कि सरकार ने जो पिछले साल में मैंने 2-3 योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े किए, अगर उनमें से कोई भी बात गलत हो, आम आदमी की इनकम दिन प्रतिदिन रसातल पर समाती जा रही है और अडानी अंबानी और देश के 10 उद्योगपतियों की इनकम निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार का सरल घरेलू उत्पाद उठाकर देखिए या निरंतर वित्तीय घाटा उठाकर देखिए, सभी में सरकार। और अब इन्होंने जो बात कही थी, मैंने इनको बीच में रोकने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा बोल रही प्रियंका जी कि हम लगातार कंप्यूटर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कंप्यूटर क्रांति के जनक ही राजीव गांधी जी हैं, पर कंप्यूटर बेचने का काम नहीं करते थे, कंप्यूटर सब दिमाग जनरेट का काम करते थे। बस यही अंतर है कि आप चीजों को बेचने पर भरोसा करते हैं, हम चीजों को बनाने पर भरोसा करते हैं। देश की संपत्तियों को आपने निरंतर तेल, रेल, बेल, भेल सबको बेच डाला। पूरा देश आपने ऑक्शन पर रख दिया। और ऑक्शन कौन कर रहा है? जो अमेरिका में भगोड़ा है, जिसके साथ श्रीलंका ने संबंध तोड़ दिया, जो भारत के बाहर निकलने पर जिसके खिलाफ वारंट जारी है, अडानी जैसे लोग आपकी सरकार में पाले पोषित किए जाते हैं। मैं आपको इस बात में भी आपका आंकड़ा दिमाग लेकर आना चाहूंगा कि आज जो सबसे बड़ी आपने रिपोर्ट की बात की तो इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का जो निकल कर आया है, उसमें सबसे बड़ी बात प्रभात जी आपको पढ़नी पड़ेगी कि बाजार कहता है कि सरकार का इंटरफेरेंस बाजार पर पूरी तरह से बंद होना चाहिए, जिसको डीरेगुलरिटी कहा जाता है इकोनॉमिक भाषा में। तो डीरेगुलरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि इसके हस्तक्षेप के कारण बाजार, और ये हस्तक्षेप क्या है? ये हस्तक्षेप यही है कि बंबई जैसी जगहों में 54 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किसी को जमीनें आवंटित कर देना, वो भी 500 एकड़ अडानी अंबानी जी को दी गई, पूरा धारावी अडानी को दे दिया गया। देश के बड़े बड़े जो आपको जो भी मिलेंगे, चाहे आप एयरपोर्ट जाइए, चाहे आप हाईवे जाइए, सब कुछ आज ऑक्शन पे है। तो सिर्फ कुछ परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियां बदलती है। आम जनमानस को ध्यान पे रखकर सरकार को अपनी नीति और नियंत्रण पर काम करना चाहिए। और निर्मला सीतारमण जी को पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने की जगह अन्य साधनों पर देश के जो उद्योगपति उनसे कैसे टैक्स वसूला जाए। प्रधानमंत्री जी किसानों की बात सुनने अपने कोठी से निकलकर 4 कदम नहीं चलते और अडानी और अंबानी की शादी में 3-3 दिन बिताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सरकार की दोहरी नीति है, दोहरी मानसिकता है, जो इनका नेम और प्रेम पूरा बड़े लोगों के साथ है, ये आम जनमानस के साथ जुड़ना चाहिए। खेती में टैक्स लगाने की जगह, पॉपकॉर्न में टैक्स लगाने की जगह, शिक्षा में टैक्स लगाने की जगह ये टैक्स बड़े औद्योगिक घरानों पे लगाया जाना चाहिए। इस देश का टैक्स एक पिछले कुछ समय से बड़ा मुद्दा रहा है। अंतिम बात सुन लीजिए प्रभात जी, अंतिम बात। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली पार्टी आज 80 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का खाना दे रही, वो देश की अर्थव्यवस्था को बेनकाब करता है कि इनकी सरकार का कितना बड़ा ये फेलियर है। कभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज 80 करोड़ लोगों को खाना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये देश की जो काला सच है। ठीक है, बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं, प्रियंका जी से मैं जवाब भी लूंगा, लेकिन हमारे साथ उससे पहले देवेंद्र विश्वकर्मा जी अर्थशास्त्री हैं, जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपका रुख करता हूं, चूंकि आज का दिन जो है विशेष रहने वाला है और आज के दिन आप लोगों का रोल बड़ा है, गुड़ा भाग का आज दिन है। और देखा जाए तो आज मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करने जा रही है और देश के लिहाज से यह बजट कैसा और कितना खास रहने वाला है? सभी को नमस्कार। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात तो आपको ये बताना चाहूंगा, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत है, दूसरा विश्व के सबसे बड़ा बाजार भारत है, और विश्व में सबसे बड़े कार्यशैली जनसंख्या जो कार्य करती है वो भारत के पास है। सबसे ज्यादा युवा भारत के पास हैं। आने वाले 30 वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बेसिक डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हम सड़क, बिजली, पानी की बात करें, और तेजी से हमारा ग्रोथ, हमारी जीडीपी बढ़ रही है।
ये बजट मुझे लगता है महिलाओं को समर्पित होगा, युवाओं को समर्पित होगा, कृषि विकास को समर्पित होगा, और सरकार जैसा बोलती कि हम एम्प्लॉयमेंट के नए नए सेक्टर को जनरेट करेंगे, वो करेगी। लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे की बात कल हमारे सामने आई है, जो 6.5 का एवरेज उन्होंने जीडीपी ग्रोथ की बात की, वो मुझे लगता है विकसित भारत के लिए ठीक नहीं है। हमको 7.5 से लेके 8.5 के बीच हमारी जीडीपी को लाना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत विकास की दौड़ में दौड़ रहा है। पिछली कई समस्या हमारे पास थी, वो वित्तीय घाटा के रूप में थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डिफरेंस था वो था, और ऐसे अनेक चीज थी। जीएसटी के कारण भी कुछ समस्या इस देश में है, रियल एस्टेट सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो मुझे इस बजट में ये देखना है कि सरकार एक तरफ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बजट विशेष रूप से देगी, लेकिन वो वित्तीय घाटा और जो आयात और निर्यात में डिफरेंस है उसको कैसे पूर्ण करेगी। एक अच्छा बैलेंस बजट, एक अच्छा गुड बजट कैसे वो लेकर आएगी, देवेंद्र जी, इस बार जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 6.3 से लेके 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। क्या ये ठीक है या इसकी रफ्तार कम पड़ी है? ये मुझे लगता है कि अगर जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये रफ्तार ठीक नहीं है। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि भारत का बाजार बड़ा है, भारत की जनसंख्या बड़ी है, भारत के पास युवा पावर है, और ये 30 वर्ष ही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 30 वर्ष के बाद भारत बूढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है 7.5 से लेके 8.5 हमारी जीडीपी जानी चाहिए। लेकिन सरकार के सामने समस्या है, वित्तीय घाटे की है, कर्ज की है, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस आ रहा है। और आज डॉलर की कीमत जो 86 रुपीस के लगभग गई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी, और सरकार महंगाई तभी कंट्रोल कर पाएगी जब वो अपने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण रख पाएगी। डॉलर के सामने रुपए को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता है, युवाओं को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता है, और निर्यात केंद्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास डॉलर आएगी। जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार के सामने चुनौती है। ठीक है देवेंद्र जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से ग्रोथ का जो अनुमान बताया जा रहा है, और अगर इसी रफ्तार से हम आगे बढ़े तो जो सरकार लगातार दावे करते आई है कि 2047 तक भारत को पूर्णतः विकसित कर लिया जाएगा, एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत नजर आएगा, क्या ये रफ्तार उसके हिसाब से ठीक है, संभव है टारगेट? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करने पड़ेगी, सरकार को डॉलर को कमजोर करना पड़ेगा, हमारा निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन में काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल युवा के रूप में रहे, है ना। जीएसटी के कारण भी आप देखिए जो समस्या आई, उस समस्या को दूर करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में और टूरिज्म में बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना है, और वो अभी मुझे लगता है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के सामने जो पिछली चुनौतियां थी, आज वो रोड पर आई है, वो तेजी से भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी इकोनॉमी पॉलिसी बहुत मजबूत होनी चाहिए। जिस तरह का कल इकोनॉमी सर्वे आया है, उससे हम विकसित भारत 2047 की ओर तेजी से नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने आप को स्थापित करना होगा और रुपए को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है देवेंद्र जी, लौटूंगा मैं। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए, विकसित भारत के रास्ते पर बीजेपी और सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वित्तीय घाटा हो, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, कैसे निपटेगी सरकार?
वास्तविक तौर पे देखा जाए तो ग्लोबली अगर वैश्विक समस्याओं को देखते हुए अगर भारत की स्थिति का आकलन करेंगे तो मेरे ख्याल से देवेंद्र भाई जी इस बात से भी सहमत होंगे कि भारत की स्थिति अभी मजबूत है। ग्लोबली अगर जो कंडीशंस आज की स्थिति में चल रही है, अगर हम आसपास के जो हमारे दूसरे राष्ट्र हैं उनकी तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें G7 G20 की भी अगर हम चर्चा करते हैं तो उनकी दृष्टि को देखते हुए भारत अभी मजबूत स्थिति में है। और जो ग्लोबली आज की डेट में मेरे ख्याल से देवेंद्र जी इस बात को और अच्छे से समझा पाएंगे कि ग्लोबली जो हमारी कंडीशन आज की देश बन चुकी है, आसपास के देखा जाए श्रीलंका की देखिए, बांग्लादेश की देखिए, पाकिस्तान की देखिए, या दूसरी जो स्थितियां बनी हुई है, सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है इस समय, उनको देखते हुए भारत की कंडीशन फिर भी स्टेबल है और आगे ग्रोथ के लिए जो योजनाएं तैयार की जा रही है वो मुझे लगता है कि वो लाभकारी ही होंगी। और इस स्थिति में भारत में महंगाई या दूसरी कंडीशंस को स्टेबल रख पाना सरकार का एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल प्रियंका जी, लेकिन वैश्विक स्तर पे आप बात कर रही हैं, जिस तरह से हालात हैं और उसके साथ भारत देश को आगे बढ़ाने की जो बात है, ये भी सरकार के लिए तो चुनौती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चुनौती है। और इस स्थिति में भारत को अगर एक स्टेबल और एक स्थिर कंडीशन में रख पाना, यही एक अपने भारत में कहा जाए तो एक उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है कि अगर ये बिल्कुल सत्य है कि महंगाई दर को अगर नियंत्रित किया जाता है तो भारत एक मजबूत इकोनॉमिक बन सकता है। परंतु इसके लिए सिर्फ भारत के अंदर आंतरिक स्थिति को संभालने के साथ ही साथ जो वैश्विक संबंधों को भी स्थापित रखा गया है और जिस तरीके से विदेश नीति सक्सेसफुल रही है मोदी जी की, उसके कारण आज भारत एक मजबूत स्थिति की ओर उभर सका है और आगे भी निश्चित है कि वो विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। परंतु प्रियंका जी, इसी तरह से हालात रहे तो बीजेपी का जो लक्ष्य है 2047 का, ये कैसे पूरा होगा? कठिनाई है। हेलो, ठीक है, चूंकि एक छोटे से वक्त का ब्रेक है, चर्चा को हम जारी रखेंगे। रितेश जी, मैं आपका रुख करूंगा लौटने के बाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बिग टॉक में देखिए मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर परिषद विद्या राजपूत से खास बातचीत स्टेट हेड निधि प्रसाद के साथ शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश का आज आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर के बाद देश का आम बजट पेश करेंगी और सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और जो आम लोग हैं वो लगातार इस बजट पर निगाहें जमाए हुए हैं। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और चर्चा की शुरुआत अब रितेश जी आपके साथ ही कर रहा हूं मैं। तमाम तरह की सरकार के सामने चुनौतियां नजर आ रही हैं। देवेंद्र जी जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसकी रफ्तार की बात कर रहे हैं, सरकार का जो विजन है 2047 को लेकर उसकी बात की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो आज के हालात हैं और जो टारगेट है बीजेपी का, क्या आपको लगता है वो पूरा हो जाएगा तमाम चुनौतियों के साथ? क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी रितेश जी, आपसे सवाल है। देखिए, क्या है कि ये ख्याली पुलाव पकाने की बात नहीं है, ये बात धरातल की है। ये बात अभी तक सरकार ने कैसा परफॉर्म किया उस बात को लेकर है। इस बात को मैंने आपको पहले ही बात में स्पष्ट किया है, पहले स्टेटमेंट में, कि 6.4 हमारी जो तो जीडीपी रही है 2024-25 में, जो कि पिछले 5 सालों की सबसे कम जीडीपी रही है। मैंने ये भी बात आपसे स्पष्ट की कि 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम पर खाना देने वाली सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात किस मुंह से कर सकती है? 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार सिर्फ 8 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाई है। सरकार की सभी आयामों में आप चाहे कोई भी देखिए, चाहे आप रिसर्च का देखिए, चाहे आप डेवलपमेंट का देखिए, यहां तक कि सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस बात को कई बार उल्लेखित किए कर चुके, सरकारी मंचों से कर चुके हैं कि यदि आप भारत में सरकार के भरोसे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप भगवान के भरोसे हैं।
सरकार जो व्यापारियों के साथ जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, सरकार जो व्यापारियों को वादे करती है और जो उनके साथ बाद में होता है, वो आप चीजें उठाकर देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सरकार हमारे युवा उद्यमियों को एक तरह से टैक्स के नाम पर टॉर्चर करने का काम करती है। मध्य प्रदेश में 68% पलायन दर है और मध्य प्रदेश के 50% से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश के बाहर उद्योग लगाना चाहते हैं। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग को उठाकर देखिए। अब मैं आपके पास तक आना चाहूंगा कि पीएम आवास और हाईवे और जल मिशन, इन दोनों बातों को आप देखिए तो हाईवे के नाम पर लोगों को कहा गया था हम टोल फ्री रोड कर देंगे। एक भी टोल पूरे मध्य प्रदेश में बंद हुआ तो आप मेरे को बताइए। हर कदम पे टोल लाके डेवलप कर दिए गए हैं और लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नल जल योजनाओं की आप हालत देखिए किस तरह से आधार पर अटकी हुई है। सरकार 1000 फुट का घर बनाने के लिए जो 1.5 लाख की राशि देती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें से आप 200 स्क्वायर फीट का घर भी नहीं बना सकते। उसमें से ज्यादा राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सरकार ने कहा था हम सारी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन ला देंगे, सारी चीजों को हम ऑनलाइन कर देंगे, पर आप देखिए कि तहसील कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, सभी तरह में सरकार कहीं पर भी सरकार के कोई भी प्रभावी स्तर काम नहीं दिखते हैं। आप तक मैं इस बात को भी पहुंचाना चाहता हूं, सरकार विजन 2047 को लेकर काम कर रही है, पर जिस देश में पीएमकेवीवाई रसातल पर समा गई हो, रोजगार की कोई बात ना कर रहा हो, कृषि में निरंतर पलायन का रेशियो बढ़ता जा रहा हो और उस प्रदेश में जब किसान अपनी सामान्य सी मांग को लेकर सड़कों पर ठिठुर रहा है, अंडे ढूंढते घूम रहा है, उस पर आप कौन से भविष्य की उम्मीद जोड़ सकते हैं? वही हाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है। जी रितेश जी, आप समस्याओं की बात कर रहे हैं और खासकर जब बजट आता है तो उम्मीद रहती है कि लोगों को राहत मिलेगी और ऐसी उम्मीद है कि राहत के रूप में इस बार पेट्रोल डीजल के दाम सरकार जो है कम कर सकती है। ये संभावना भी लगातार बनी हुई है और अगर कम हो जाते हैं दाम तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत मिलेगी। 30% आपने अभी सुना, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से किसी और चैनल में बात कर रहा था कि 19 रुपए पेट्रोल पे और 15 रुपए डीजल पे वसूले जाते हैं। सरकार ने जीएसटी वसूली के सारे आंकड़ों को फेल कर दिया है। कभी इनकी सरकार का सहयोग करने वाले बाबा रामदेव कहा करते थे कि 10 रुपए में हम डीजल और पेट्रोल दिलवाएंगे। आज मैं पूछता हूं बाबा रामदेव जी, कहां पे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं? देश की जनता खून के आंसू रो रही है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो। सरकार ने कहा था 5 साल में हम पूरी तरह से ईवी में शिफ्ट हो जाएंगे। 6% भी भाग हमारे देश का ईवी पे नहीं शिफ्ट हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 100 करोड़ का से बड़ा कार का बाजार है भारत में। उनको याद होना चाहिए 100 करोड़ का व्यापार तो है नहीं, जुम्मा 15-16 करोड़ का है। उसमें भी ज्यादातर औद्योगिक वाहन है, जो काम ठप है। आए दिन ट्रक मालिक हड़ताल पर बैठे रहते हैं, टोल बैरियर से परेशान रहते हैं, सरकार की दोहरी नीतियों से परेशान रहते हैं। तो सरकार की कथनी और करनी पर जमीन आसमान का अंतर है। जो हमारे वित्तीय एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कहते हैं सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तो देखिए आप जो रियलिटी है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा हो जाए हम भी उम्मीद करते हैं, पर सरकार जब अपने सरकार अपना रिफॉर्मेशन करती है, सरकार को डिसीजन लेती है, तो उसको जो अपने सारे हैंड्स है उनको उस ओर अग्रसित करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में और हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनके बीच में बहुत बड़ी खाई जैसी दिखती जा रही है। आप यदि सरकार की कोई भी नीति को वो उजागर नहीं कर पाते। अभी ये बात कर रही थी कि हम घरों में शौचालय बना रहे हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, एक भी शौचालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में बना है उन पर जाकर देखिए। हम ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति करते हैं, उस पर लोग बकरियां पालते हैं, उसका उपयोग मात्र पैसे निकालने के लिए गए, ना उसमें टैंक का अता पता है, ना उसमें शेल्टर का अता पता है, तो काहे का शौचालय। यही हाल पीएम आवास का है। तो सारी बातें जो सरकार लागू करती है उनका कोई भी रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ आंकड़ों में चीजें ओडीएफ की बात सरकार करती है कि हमने देश को 100% ओडीएफ कर दिया है। मैं इसे चैलेंज करता हूं कि भारत के एक गांव में आप मुझे ले जाया करिए जो पूरी तरह से ओडीएफ को जिसने लागू कर दिया हो। आज भी महिलाएं, बच्चे और पुरुष खेतों में लैट्रिन जाते, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर चाहे युवाओं के साथ सरकार ने दोहरी नीति अपनाई हो, चाहे महिलाओं के साथ, और किसानों की इतनी बड़ी मार है प्रभात जी की खाद की बोरी में इन्होंने 5 किलो खाद काट ली और कीमत 20 गुना बढ़ा दी। औद्योगिक जो किसानी उपकरण है उनमें 16% जीएसटी वसूलना चालू कर दिया। पॉपकॉर्न में 18% जीएसटी वसूलना चालू कर दिया। यदि आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते तो आपको 24% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये गब्बर सिंह टैक्स से देश की जनता राहत चाहती है। 10 लाख रुपए तक की इनकम में सब देश की जनता चाहती है इसको पूरी तरह से टैक्स फ्री इनकम होनी चाहिए, और जो एफडी की इनकम है उस पर भी चाहती है। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए। फ्री होना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए। वो यही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है और रियलिटी चेक जब किया जाएगा तो तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खुल जाएगी और तमाम तरह के आरोप जो है रितेश जी लगा रहे हैं। और टैक्स को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, क्या
इस बार सरकार जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई कटौती करेगी? क्या राहत मिलेगी इस देश के आम आदमी को? पहली चीज, अगर रितेश जी इतना असंतोष सरकार को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को लेकर के है, तो जनता ने 13 राज्यों से ज्यादा राज्यों में शून्य पर कांग्रेस को क्यों सीमित कर दिया, ये मुझे तो समझ नहीं आता। क्या ये बात आप लोग जनता तक समझाने में नाकाम रहते हैं, या फिर सिर्फ चैनल के ऊपर बैठ करके फेक आंकड़े लेकर के आप लोग चर्चा करने बैठ जाते हैं? तो ये चीज थोड़ा जनता को समझाइए। दूसरी बात, जिस निजीकरण को लेकर के आप लोग इतनी हाय तौबा मचाते हैं और जितना उस चीज को लेके बार बार कहते बेच दिया, मुझे तो किसी सेल डीड या ऐसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं समझ में आई कि किसी भी जगह निजीकरण को सेल कर देने से उम्मीद रखी जाती है, जिसमें आपने रेल से लेके सभी चीजों की बात करी। तो जिस निजीकरण की आप लोग आज भी हाय तौबा मचाते हो, जिसको लेके इतनी छाती पीटते हैं, उसका जो जनक है वो भी आपके मनमोहन सिंह जी थे। आप थोड़ा सा उसको भी अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। निजीकरण होना और किसी चीज को बेच देने में बहुत अंतर होता है। चीजों को पढ़िए, तो पहले आप उसको भी देख लीजिए। जिस जीएसटी को लेकर के, एक मिनट, जिस जीएसटी को लेकर के तो आप लोग इतना ज्यादा हाय तौबा मचा रहे, उस जीएसटी को भी लाने के लिए आप लोगों ने शुरुआत करी, परंतु अलग अलग राज्यों पर उसको अप्लाई करते समय आप लोग ये भूल गए कि आगामी 10 वर्षों पे उस पे अलग अलग राज्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका कंपेंसेशन क्या किया जाएगा। इसका प्रोविजन करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसने 10 साल तक जीएसटी स्लैब को अप्लाई भी किया और अलग अलग राज्यों को उसको कंपेंसेट भी किया। तो जिस जीएसटी के लिए आप आज इतना बोल रहे हैं कि पॉपकॉर्न के अलावा भी बहुत सी चीजों पे आप लोग ने अप्लाई किया, और जो आज आपने बात करी है, जिस महंगाई को अगर हम बात करें तो 230% आप लोगों ने जिस तरीके से जो पेट्रोलियम की बात की, उनके रेट्स को आपने एक जमाने में 230% लगातार बढ़ाया था, उसको अगर सीमित करने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक मिनट सुनिए, जरा धैर्य से सुनिए। जैसे अंबानी और अडानी, मैं फिर वही कह रही हूँ, कथनी करने के भेद पर अगर मैं बात करूंगी तो बताइए, क्रूड ऑयल का रेट कहां पहुंच चुका है, कब क्या बैरियर हो गया, 140 रुपए बैरियर हो गया, 20 रुपए बैरियर, सत्य पे चलिए, मैं वही कह रही हूँ, सत्य पे चलिए। थोड़ी से धैर्य, अरे रितेश भाई धैर्य पूर्वक सुनिए तो सही, जवाब दे रही हूँ ना, आप ही के सवालों का तो जवाब दे रही हूँ। अडानी और अंबानी जी के लिए आप लोग जितनी बातें करते हैं, हमारे देश के उद्योगपतियों को जितना कोसने के आप कार्य करते हैं, आज आप बताइए क्या रेवंत रेड्डी जी ने जाकर के तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं? क्या व्यवसायिक संबंध आपने अडानी परिवार के साथ नहीं किए? क्या तेलंगाना और कर्नाटक गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं? तो ये संभव नहीं है। जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उस पर चर्चा ना की जाए तो बेहतर होगा। पहले अपने कथनी करने के भेद को देखिए, और भारत जिस तरीके से आज आत्मनिर्भरता की ओर ग्रोथ कर रहा है, उसको चुनौतियों के साथ में कोशिश ये कीजिए कि हम आंतरिक तौर पर संबल प्रदान करते हुए हमारे देश को अग्रणी सूची में शामिल करें। ठीक है रितेश जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं शर्मा वाली आत्मनिर्भरता की तो बात नहीं कर रही हैं आप। प्रभात जी इनसे पूछिए, सौरभ शर्मा वाली आत्मनिर्भरता की तो बात नहीं कर रही है। पूरा प्रदेश लूट कर एक आदमी के घर में भर दिया गया है, आज बजट ऐसी आत्मनिर्भरता की बात। और इन्होंने कहा टैक्स की बातें, तो मैंने बताना चाहता हूँ तब क्रूड ऑयल क्या हुआ करता था, आज क्रूड ऑयल के क्या रेट है। आज बजट पर बात कर लेते हैं तो वो देश के लिए चर्चा कहलाएगी। अगर आप धीरज साहू जैसे लोगों के ऊपर भी लगाम कसने का कार्य करने के आज बजट पर बात कर लेते हैं, अन्य मुद्दों के लिए कोई और दिन जो है वो डिसाइड कर लेंगे। बजट पर रितेश जी तमाम चीजें जो कही हैं प्रियंका जी ने, कि तमाम जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो कदम उठा रही है, और आप सरकार के तमाम जो कदम हैं, दावे हैं, उनको निराधार बता रहे हैं। मैं कहां निराधार बता रहा हूं? सरकार की जो भी बात मैंने प्रभात जी बताई वो सरकारी वेबसाइट से उठाकर सरकारी आंकड़े बताएं। जो मैंने बताया कि ये पीएमकेवीवाई के जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों पे ही बात कर रही है, जिन पे आप चर्चा करते हैं। अगर आप बहुआयामी गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो उनके ऊपर अगर चर्चा की जाएगी तो आपको आंकड़े देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मिसइंटरप्रेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। प्रियंका जी, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं भी इस बात को मानता हूं, तो बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अब आगे सुनिए, क्रूड ऑयल का रेट तब आज से 10 गुना ज्यादा। जो आप फेक आंकड़े देंगे तो मैं कैसे उन पे बिलीव करूंगी? अरे मैं आपकी सरकार के प्रभात जी, इनका आप मेरे को मेल आईडी दीजिए, मैं इनको सारे आंकड़े मेल कर दूंगा। श्रम विभाग 35,70,000 बता रहा है,
IBM बता रहा है कि 12% PMKVY में रोजगार मिला। गडकरी जी कह रहे हैं कि सरकार के भरोसे यानी भगवान के भरोसे रहो। और इसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट, मेरे पास सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है, सारी रिपोर्ट मैं इनको कुरियर कर दूंगा, फिजिकली फॉर्म में भेज दूंगा, सॉफ्ट फॉर्म में भेज दूंगा, जैसा ये कहेंगे वैसे भेज दूंगा। पर ये सारे सरकारी आंकड़े इनकी सरकार का मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं प्रभात जी कि ये बजट सिर्फ पेपरलेस बजट नहीं है, ये ब्रेनलेस बजट भी है, जिसमें हमारे किसानों पर अच्छा कहा पेनलेस बजट है। और अब मैं देवेंद्र जी आपका रुख करता हूं। पेनलेस ही तो है ना, अब मैं देवेंद्र बजट तो नहीं है, आप दोनों रुक जाइए। देवेंद्र जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। MOU साइन किया है 100 करोड़ का, वो MOU कैंसिल कर दिया गया है अडानी के साथ। आप पेपर उठाकर इस बात की भी समीक्षा कर सकती हैं। तो सारी बातें, चाहे आप ठीक है रितेश जी, लौटूंगा मैं, लौटूंगा रितेश जी। देवेंद्र जी मैं आपका रुख कर रहा हूं, और लगातार बात यही है कि क्या ये जो बजट आ रहा है इसमें आम आदमी को राहत मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल टैक्स को लेकर उठाया जा रहा है। लगातार GST हो या तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं तमाम चीजों पर, उसको लेकर भी बड़ा सवाल है। और क्या इस बार आपको लग रहा है कि टैक्स स्लैब में कोई कटौती करेगी सरकार? क्या आम आदमी को राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए, दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक, आम आदमी अपनी सहूलियत चाहता है, वो अपनी सुविधा चाहता है, और सरकार के सामने लेकिन कुछ चुनौती भी होती हैं। जैसे मैंने आपको वित्तीय घाटे की बात की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की घाटे की बात की, और पिछली सरकारों ने जो गिफ्ट के रूप में कर्ज दिया है इस सरकार को, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग लानी पड़ती है ना। तो सरकार अपनी योजना बनाती है। एक बहुत अच्छी बात है कि इस सरकार ने वित्तीय घाटा को कम किया है। अगर आप पिछले सालों के आंकड़े देखें तो वित्तीय घाटा को कम किया है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसके लिए हमको सबको अच्छा आवास देने की आवश्यकता है, सबको पानी अच्छा देने की आवश्यकता है, शौचालय देने की आवश्यकता है। ये सरकार दे रही है। पिछली सरकार, आप याद करिए, इंदिरा आवास में एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 मकान मिलते थे। आज किसी ग्राम पंचायत में 80% मकान बन गए हैं। विश्व बैंक ने बोला है कि भारत की सड़क सबसे अच्छी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और इसलिए भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी। मनरेगा में आप देखिए, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसको पर्यावरण और वाटरशेड डेवलपमेंट से जोड़ा है, और ग्राम पंचायत का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री आवास ने केवल गांव में मकान नहीं दिए हैं, उसने इंडस्ट्रीज को ग्रोथ दिया है, सीमेंट उद्योग को बढ़ाया। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अगर बात करें देवेंद्र जी, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बजट में क्या कुछ खास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास युवाओं के लिए हो सकता है? क्योंकि मनरेगा का आपने जिक्र किया, मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जेब में पैसा डाला, और एक बड़ा विकास मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का होता हुआ दिखाई पड़ा था। क्या इस बार आपको लग रहा है कि क्या उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, या इससे रिलेटेड कोई योजना या घोषणा सरकार कर सकती है इस बजट में? सरकार जो वेजेस रेट है उसको बढ़ाएगी इस बार सरकार, मुझे लगता है। उस सिंचाई सुविधा की ओर सरकार विशेष प्रयास करने वाली है, इसलिए किसानों को उसके लिए लोन उपलब्ध कराएगी। एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की सरकार का जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो 47% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और अगर इस एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ देते हैं और निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। आप देखिए, आप बिजली की समस्या का समाधान हो चुका है। आप देखिए, हर जगह गांव में बिजली है, गांव में पानी है, खेतों को पानी मिल रहा है। MSP सरकार बढ़ा रही है, और जैसा हमारे मित्र ने बताया भी कि 80 करोड़ों को जो अनाज मुफ्त मिल रहा है, तो आज आप देखिए कि भारत के अंदर कोई भुखमरी जैसी समस्या नहीं है। बेरोजगारी एक समस्या मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे मनरेगा में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो। एक बहुत बड़ा आंदोलन आज रोजगार को लेकर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एजुकेशन में जो पिछले वर्ष 1200 करोड़ रुपए सरकार ने एजुकेशन में रखा था, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं, 5,638 रुपए इन्होंने रखा था, और 1200 करोड़ रुपए उन्होंने रिसर्च के लिए रखा था।
देखिए ये दो ऐसे सेक्टर है, एग्रीकल्चर एजुकेशन, चूंकि एक हेल्थ और बड़ा रिसर्च। एग्रीकल्चर एक बड़ा मुद्दा रहा है और बड़ा योगदान भी है इस देश पड़ेगा। की जीडीपी में एग्रीकल्चर का। और सरकार ने कोशिश भी की है, सरकार ने वादा किया है कि किसानों की आय को हर हाल में दोगुना किया जाएगा। और इस बार क्या आपको लगता है कि किसानों को लेकर इस बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है? क्योंकि पीएम सम्मान निधि बढ़ाने की बात भी सरकार कर रही है कि उसे 12,000 तक किया जा सकता है। और अगर ये किया गया तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, 80 लाख किसान, उन्हें भी फायदा होगा। देखिए सरकार का बजट में फोकस किसान होगा, युवा होगा, महिला होगा, ये 3 पर तो विशेष फोकस है। मेरे मित्र ने एक चीज और बताई थी, दोनों मित्रों ने। देखिए पूरे विश्व में 3 इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की इकोनॉमी, जो उनके उद्योगपति पूरे विश्व में के देशों पे जाते हैं लेकिन वो कमजोर हुए हैं। चाइना का उद्योग, इस सरकार ने चाइना के अनेक कंपनियों को भारत के बाहर किया है। कभी एक समय था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, भारत के कोलगेट, फॉरेंस सब उसके हाथ में था। लेकिन रामदेव बाबा जी और ऐसे अनेक लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनके मार्केट को कमजोर किया है। भारत में चीन का मार्केट कमजोर हुआ है। लेकिन एक समस्या एशिया में ये आ रही है कि चीन ने बांग्लादेश, चीन ने श्रीलंका, चीन ने पाकिस्तान, इसमें अपना वर्चस्व बनाया हुआ है और उनको कर्ज दे रहा है। भारत के उद्योगपति यहाँ जा रहे हैं लेकिन उस तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, जिससे हमारे उद्योगपति, हमारा जो प्रोडक्ट है वहां जाए। एशिया में कब्जा करना पड़ेगा। अभी भारत की स्थिति यह है कि वो ग्लोबल लेवल पे नहीं जा पा रहा है। अभी आप देखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को इन्विटेशन नहीं दिया। उसका कारण है वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे उद्योग को भारत में आप रेड कारपेट दीजिए। लेकिन मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि बोले नहीं, हम अपने उद्योगों को प्रेफरेंस देंगे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस देंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब लड़ाई आर्थिक मंचों पे हो रही है और विश्व के यूरोप को, अमेरिका को, चाइना को मालूम है कि आने वाले 30 वर्ष भारत के हैं, भारत की युवावादी के हैं और ये युवा तेजी से काम कर रहे हैं, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको इस आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत 2047 के सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि विश्व के अनेक देश भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी के विरोध में काम कर रहे हैं। वो हमारे मार्केट का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम उनके मार्केट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस बजट से युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें तमाम तरह की आस है और सभी लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं। क्या इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम लोगों को लेकर सरकार कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है? कोई बड़ी राहत मिलेगी? निश्चित तौर पे, जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के अंदर सिर्फ 4 वर्गों को स्थान दिया है। और दूसरी अगर हम बात करें विघटनकारी चीजों को उन्होंने दरकिनार करते हुए जो उनका विजन है वो 2047 को लेकर के वो चले हैं, जिसमें ये अगर बात करें महिलाओं को लेकर के या फिर हम गरीब को लेकर के, युवाओं को लेकर, वो किसानों को लेकर के सदा काम करते आए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण मध्य प्रदेश हो या देश में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसके ऊपर डेवलपमेंट करके जिस प्रकार से भारत को आज मजबूत, या हम कर सकते हैं कि संबल प्रदान करने वाली योजनाएं, जिसमें वोकल फॉर लोकल हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट हो, इन सब चीजों को लेकर के भारत ने एक नई रणनीति तैयार करी है, जिसके कारण आज सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी को हम आत्मनिर्भरता की ओर जिस तरीके से अग्रसर हुए हैं, एक नए विकसित भारत और स्वर्णिम भारत की हम लोग जिस कल्पना को लेकर के आगे चले हैं, उसमें जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व और एक स्थायी सरकार ने जो कार्य किया है वो G7 G20 के तौर पे भी अगर हम देखें तो भारत को एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे प्रियंका जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो कहीं ना कहीं जो राज्यों की योजनाएं भी हैं वो कर्ज को लेकर चलाई जा रही हैं और आखिर एक के बाद एक जो कर्ज का बोझ है वो राज्यों पर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में प्रभात जी, अगर हमने इस पे आपके चैनल्स पे और भी चैनल्स पे अगर हमने चर्चाएं करी थी, जिसमें हमारे साथी भाइयों ने तक ये बात कही थी कि जो हमारे प्रदेश का जो कलेक्टिवली अगर जो टैक्स हम लोग केंद्र सरकार की तरफ प्रेषित करते हैं, उसके कंपैरेटिवली जो हम लोग
कर्ज लेते हैं या जिस प्रकार से हमारी सरकारें कार्य करती है वो कंपैरेटिवली फिर भी कम है। तो आज हम डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश की हम बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और भी प्रदेशों में उन्नति हुई है। और आगे हम जिस तरीके से आज हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि 17 देशों से ज्यादा देशों के लोग जो है हमारे महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। क्या ये पहले संभव हो पाया था? वैश्विक दृष्टि से अगर आप भारत को देखेंगे तो हम बहुत मजबूती से आगे बढ़े हैं और आगे भी निरंतर इस प्रकार से ग्रोथ करेंगे। और रही बात विपक्ष की, तो मैं रितेश भाई का भी इस बात पे साधुवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्हें निगरानी करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि देश सच्चे और अगर ऑथेंटिक डाटे के साथ आगे बढ़े, अगर आप लोग सिर्फ गूगल करके बैठेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, लेकिन स्वस्थ मिडिल क्लास को राहत मिलेगी तो भारत की आज मजबूत स्थिति, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, क्योंकि हर बजट में मिडिल क्लास जो है वो एक आस लगाकर बैठता है और हर बार उसकी आस जो है कहीं ना कहीं टूटती नजर आती है। और इस बार उम्मीद है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर और हर चीज के ऊपर विचार किया जा रहा है और जहां तक संभव होगा मिडिल क्लास के लिए ही सरकार ने आगे भी कार्य किया है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है रितेश जी, जवाब दीजिए। वो कह रही है सरकार तमाम चीजों को लेकर काम कर रही है, मिडिल क्लास हो, किसान हो, युवा हो, महिलाओं हो, तमाम चीजों को लेकर सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हालात हैं और जो टारगेट है जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है। प्रभात जी, जो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा कई बार लग रहा है कि मैं दो भाजपा प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूं। अगर आप ये सारी बातें जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बात की मनरेगा की, तो मनरेगा देश पे कौन लाया? राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वाटर कौन लेके आया? देश में 12 मूल भौमिक अधिकार कौन लेके आया? देश में आधार के साथ एकरूपता लाने का अधिकार कौन लेके आया? इस बात की इनको जानकारी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो दुर्भाग्य की बात। ये कहते हैं हमें एशिया के व्यापार पर कब्जा करना पड़ेगा। मैं इनकी जानकारी बता दूं, हम नेपाल और भूटान के बाजार पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बाजार पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रितेश जी उस ओर सरकार कदम तो बढ़ा रही है ना। सुन लीजिए नहीं रितेश जी, सरकार कदम, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, तमाम तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, स्टार्टअप इंडिया हो, युवाओं को तमाम तरह के लोन दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रयास तो किया जा रहा है ना। डिजिटल इंडिया का और मेक इन इंडिया का लोगो बनाने वाली चाइना की कंपनी है। इससे बड़ी और हमारे लिए दुखद बात क्या हो सकती है? प्रभात जी, इनसे पूछिए, किस आधार पर देश को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं? हम कहते हैं दिवाली में हम दिया ना खरीदे, और हम कहते हैं कि हम होली में चाइना से बने कलर ना खरीदे, पर 1 लाख करोड़ डिफेंस के क्षेत्र में भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। सुनिए प्रभात जी, सेमीकंडक्टर चिप के माध्यम से लाखों करोड़ों का व्यापार भारत में कर रहा है चाइना। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाइना में हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं चाइना के मार्केट पे। हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल का रेट इतना ज्यादा है, उसके हम कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज की फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बनाकर चाइना लॉन्च कर देता है। भारत पूरी तरह से चाइना पर, चाहे खिलौने का बाजार हो, चाहे पेंट का व्यापार हो, चाहे कपड़ों का व्यापार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, पूरी तरह से हम चाइना पर डिपेंडेंट है। और ये बात करते हैं इसकी, यहां तक कि चाइना ने नेपाल की करेंसी तक को छापने का काम कर दिया है। उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। आवाज उठाइए प्रियंका जी, अपनी सरकार की करतूतों पर आवाज उठाइए। निश्चित तौर पर देश को आज दूरगामी निर्णयों की आवश्यकता है। मैं अंतिम में इस बात तक आपका ध्यान लेना चाहता हूं कि इन्होंने महाकुंभ की बात की। ये महाकुंभ देश की दशा और दिशा को प्रदर्शित करने वाला महाकुंभ था, जहां पर वीवीआईपी के नाम पर हजारों लोगों को असमय ही मौत की नींद पर सोना पड़ा। सरकार की जिस तरह की अव्यवस्था महाकुंभ पर देखने को मिली, ऐसी अव्यवस्था चाहे बजट हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, और चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर जगह देखने को मिल रही है कि सरकार बताती बहुत लंबी चौड़ी है, पर धरातल पर शून्य है। और आम आदमी किस तरह से भगदड़ का शिकार बन रहा है, यही जवाबदेही सरकार को तय करनी पड़ेगी। पर सरकार क्या देश में जवाबदेही, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, किसी भी सेक्टर पे विकास नहीं हो रहा है भारत का? आप ये कह रहे हैं? क्या डिफेंस के क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत विकास नहीं कर रहा है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि डिफेंस की ये बात करते थे 2 साल पहले, हमारे जो साथी मारे गए हैं आपके पुलवामा में, आज तक एक आरडीएक्स कहां से आया, किसने मारा और किसने ये काम किया, इस बात की कोई जवाबदेही का सरकार तय कर पाई है? चूंकि वक्त की कमी है, पूछना चाहता हूं, हम कितने परसेंट डिफेंस उपकरण अपने देश में? रितेश जी, वक्त की कमी है। अंतिम कमेंट छोटा सा 10 सेकंड का। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। तमाम तरह के टैक्सेस को घटाने की बात की जा रही है,
इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, और अगर ये घटा दिए जाते हैं जैसा कि एक अंदेशा है, संभावना है, तो क्या देश और देश का जो राष्ट्रीय कोष है वो इसके लिए तैयार है? क्योंकि रेवेन्यू सरकार का घटेगा। छोटी सी प्रतिक्रिया। ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है और चूंकि समय भी कम है तो चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देश का आज आम बजट आने वाला है और अब से कुछ ही देर के बाद जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो देश का आम बजट पेश करेंगी और मिडिल क्लास हो, किसान हो, युवा हो, तमाम जो लोग हैं, जो देश है, वो लगातार उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि उसे इस बार इस बजट में राहत मिलेगी। देखना होगा कि किसे राहत मिलती है। और हालांकि विकास की इस रफ्तार में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं और सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।